नमस्ते। आज हम पौधों की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो हमें परागकण की छोटी सी दुनिया से लेकर एक पूरे बीज बनने तक ले जाएगी। बिल्कुल, ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि पौधों में ये जो पराग और स्त्री केसर हैं, इनके बीच क्या खिचड़ी पकती है और फिर निषेचन के बाद कौन सी जादुई घटनाएं होती हैं। मिशन ये है कि इस पूरे सफर को, मतलब परागकण से भ्रूण और बीज बनने तक के सफर को आसान भाषा में समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। और शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आपको पता है कि परागकण और स्त्री केसर के बीच एक तरह की रासायनिक बातचीत होती है? हाँ, ये कमाल की बात है। स्त्री केसर पहचान लेता है कि भाई ये परागकण सही है या गलत। चलिए इसी बातचीत से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब कोई परागकण उड़कर या किसी कीट के जरिए फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है और फिर वहां से एक नली बनाकर बीजांड यानी ओव्यूल तक का सफर तय करता है, इसी पूरे मेल मिलाप को पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। ये कोई एक पल की घटना नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल, और ये पहचान वाली बात आपने कही ना, वो कमाल की है। स्त्री केसर ये कैसे तय करता है कि ये परागकण अपनी ही जाति का है या किसी और का? हाँ, वही तो। ये असल में रसायनों का एक गुप्त संदेश है। मतलब उनके बीच कुछ केमिकल सिग्नल होते हैं। अगर संदेश सही है तो स्त्री केसर परागकण को अंकुरित होने की इजाजत देता है, वरना समझ लीजिए दरवाजा बंद। अच्छा। हाँ, ये प्रकृति का अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ताकि गलत मेल ना हो। हाँ, तो जब सही परागकण को हरी झंडी मिलती है, वो अंकुरित होता है, मतलब उसमें से एक पतली सी पराग नलिका निकलनी शुरू होती है। अच्छा, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि पराग दो तरह से झड़ सकता है, 2 कोशिकीय या 3 कोशिकीय। क्या आप समझा सकती हैं कि इसका निषेचन प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये एक अच्छा बिंदु है। देखिए, ज्यादातर पौधों में पराग 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है। इसमें एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका। ठीक है। जब पराग नलिका बढ़ती है तो ये जनन कोशिका रास्ते में ही विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेती है। अच्छा, रास्ते में? हाँ, लेकिन कुछ पौधों में पराग 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है, यानी उसमें ये 2 नर युग्मक पहले से ही बने होते हैं। अंततः दोनों ही मामलों में पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक बीजांड की ओर यात्रा करते हैं। प्रयोगशाला में इसे देखना चाहें तो वो चीनी के घोल में पराग डालकर देख सकते हैं, पर असल प्रक्रिया तो फूल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो पराग नलिका बन गई और उसमें 2 नर यात्री भी हैं। अब ये बीजांड के अंदर घुसती कैसे है? क्या कोई खास दरवाजा है? हाँ, प्रवेश के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सबसे आम रास्ता है पोरोगेमी। पोरोगेमी। हाँ, इसमें नलिका बीजांड के सिरे पर बने एक छोटे से छेद माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार से अंदर जाती है। ज्यादातर फूलों वाले पौधों में यही होता है। अच्छा। भी कभी नलिका बीजांड के निचले हिस्से यानी चलाजा से घुसती है, जिसे चलाजोगैमी कहते हैं, जैसे कैस्युवारीना में। कैसियोवारीना, ठीक है। या फिर साइड से अध्यावरण को भेद कर, जिसे मीजोगैमी कहते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय पौधों में। ये दिलचस्प है कि अंदर जाने के रास्ते अलग अलग हैं, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि नलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है? ये एक अच्छा सवाल है। मुख्य बात यह है कि बीजांड में चाहे किसी भी रास्ते से प्रवेश हो, असली मंजिल यानी भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए नलिका हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही अंदर जाती है। अच्छा, एंड पॉइंट वही है। हाँ, बिल्कुल। और वहां भी वो भ्रूण कोश की दीवार को सीधे नहीं तोड़ती, बल्कि ये खास कोशिका, सहायक कोशिका या सिनर्जिड के जरिए प्रवेश करती है, और वो सिनर्जिड अक्सर इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। यानी मंजिल तक पहुंचने का आखिरी रास्ता एकदम तय है। इन सहायक कोशिकाओं का क्या काम है फिर? देखिए, ये सहायक कोशिकाएं गाइड का काम करती हैं। उनके पास एक खास बनावट होती है जिसे फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं। फिलीफॉर्म उपकरण? हाँ, ये कुछ ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो पराग नलिका को भ्रूण कोश की तरफ खींचते हैं। इसे रसायनानुवर्ती मार्गदर्शन या कीमोट्रोपिक गाइडेंस कहते हैं। सोचिए, ये कितना सटीक नेविगेशन सिस्टम है। कमाल है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि नर युग्मक सही पते पर पहुंचे। गजब। ठीक है, अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जो सिर्फ फूलों वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स में ही मिलती है।
दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एंजियोस्पर्म्स का एक अनोखा आविष्कार है कह सकते हैं। इसमें दरअसल एक ही समय पर भ्रूण कोश के अंदर निषेचन की 2 घटनाएं होती हैं। 2 एक साथ? हाँ, एक साथ। पहली है युग्मक संलयन या सिंगैमी। इसमें पराग नलिका से आया एक नर युग्मक जो अगुणित यानी N होता है, भ्रूण कोश में मौजूद अंड कोशिका एग सेल, वो भी N से मिल जाता है। ठीक। इस मिलाप से बनता है द्विगुणित या 2N युग्मनज या जाइगोट। यही आगे चलकर नन्हा पौधा यानी भ्रूण बनेगा। यानी पौधे की शुरुआत यहाँ से हुई। बिल्कुल। और दूसरी घटना है त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन? हाँ, इसमें पराग नलिका से आया दूसरा नर युग्मक, वो भी N, भ्रूण कोश के केंद्र में मौजूद एक बड़ी कोशिका, केंद्रीय कोशिका, के केंद्रक से मिलता है। अब इस केंद्रीय कोशिका का केंद्रक पहले ही 2 ध्रुवीय केंद्रकों, पोलर न्यूक्लियाई, दोनों N, के मिलने से बना होता है, इसलिए ये द्विगुणित होता है। अच्छा, वो पहले से 2N है। हाँ, तो जब एक N नर युग्मक इस 2N केंद्रक से मिलता है तो नतीजा होता है एक त्रिगुणित संरचना। 3N? हाँ, 3N। इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही PEN आगे चलकर भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाएगा। तो मतलब एक ही टिकट पर 2 काम हो रहे हैं, एक नर युग्मक से भ्रूण की शुरुआत और दूसरे से उसके भोजन यानी भ्रूणपोष की। संक्षेप में कहें तो युग्मक संलयन जो भ्रूण बनाएगा प्लस त्रिसंलयन जो भ्रूणपोष बनाएगा इज इक्वल्स टू दोहरा निषेचन। वाह! बिल्कुल। और ये दोहरा निषेचन विकास की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। पोषण देने वाले ऊतक यानी भ्रूणपोष का निर्माण तभी शुरू होता है जब अंड कोशिका का निषेचन सफल हो जाए। अच्छा। हाँ, इससे पौधे अपने संसाधनों का बेवजह खर्च नहीं करते। इस त्रिसंलयन को कभी-कभी कायिक निषेचन भी कहते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2 अलग-अलग पराग नलिकाओं से आए नर युग्मक इन दोनों निषेचनों में भाग लेते हैं, जैसे मक्का में। इसे हेट्रोफर्टिलाइजेशन कहते हैं। पर सामान्यतः एक ही पराग नलिका के 2 नर युग्मक ये काम करते हैं। एक और बात जो मैंने पढ़ी थी कि अगर वर्तिकाग्र पर ढेर सारे परागकण हों तो उनका अंकुरण और नलिका वृद्धि बेहतर होती है। इसे जनसंख्या प्रभाव या क्राउडिंग इफेक्ट कहते हैं। शायद उनमें भी एकता में बल होता है। ये एक रोचक अवलोकन है और इसी परागण और निषेचन की समझ का इस्तेमाल हम फसल सुधार में करते हैं। जब हमें अपनी मर्जी के पौधों के बीच संकरण कराना होता है तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई अनचाहा परागकण आकर गड़बड़ न कर दे। हाँ, सही बात है। इसके लिए वैज्ञानिक 2 तरीके अपनाते हैं। इमैस्कुलेशन, जिसमें फूल के नर हिस्से यानी परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है, निकाल ही देते हैं। हाँ, और दूसरा है बैगिंग, जिसमें फूल को एक थैली से ढक दिया जाता है ताकि सिर्फ इच्छित पराग ही उस तक पहुंचे। अच्छा, बैगिंग, ठीक है। तो दोहरा निषेचन हो गया जिसने भ्रूण और उसके भोजन यानी भ्रूणपोष दोनों के बनने की नींव रख दी है। अब इसके बाद क्या होता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। दोहरा निषेचन पूरा होने के बाद का चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 3 चीजें होती हैं: भ्रूणपोष का विकास, फिर भ्रूण का विकास, बीजांड का बीज में बदलना और अंडाशय का फल में पकना। इन सभी को मिलाकर हम निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। सबसे पहले भ्रूणपोष को लेते हैं। ठीक है, भ्रूण का खाना। हाँ, भ्रूण का लंच बॉक्स, जैसा आपने कहा। जैसा हमने देखा, भ्रूणपोष त्रिसंलयन से बनता है और आमतौर पर त्रिगुणित 3N होता है। इसका एकमात्र मकसद है विकासशील भ्रूण को पोषण देना। पोषण? हाँ, इसलिए ये अपने अंदर भोजन जमा करता है। ये भोजन स्टार्च हो सकता है जैसे गेहूं चावल में, प्रोटीन हो सकता है जैसे मक्का की बाहरी परत में जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं, या तेल हो सकता है जैसे अरंडी या नारियल में। नारियल? हाँ। कुछ पौधों जैसे ऑर्किड में ये बनता ही नहीं या बहुत कम बनता है। यानी भ्रूण के लिए लंच बॉक्स तैयार होता है, और ये लंच बॉक्स भी अलग अलग तरह का होता है। आपने नारियल का नाम लिया, उसका पानी और गूदा, क्या ये दोनों भ्रूणपोष हैं?
बहुत अच्छा सवाल। नारियल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नारियल का पानी असल में केंद्रकीय भ्रूणपोष है। केंद्रकीय? हाँ, इसमें शुरुआत में केंद्रक तो लगातार विभाजित होते हैं, पर उनके बीच कोशिका भित्ति नहीं बनती, इसलिए वो तरल रहता है। ये सबसे आम प्रकार का भ्रूणपोष है जो कपास और मक्के में भी मिलता है। अच्छा, तो नारियल पानी दरअसल लिक्विड एंडोस्पर्म है। हाँ, बिल्कुल। बाद में नारियल में किनारे की तरफ कोशिका भित्ति बनने लगती है और वो सफेद गूदा या कोपरा बन जाता है। वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। इस प्रकार में हर केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत कोशिका भित्ति बन जाती है, जैसा पेटूनिया में होता है। एक तीसरा प्रकार हेलोबियल भी है, जो इन दोनों के बीच का है और कुछ एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। वाह! तो नारियल हमें भ्रूणपोष के दो रूप एक साथ दिखाता है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। क्या भ्रूणपोष से जुड़ी कोई और अनोखी बात है? मैंने जीनियों के बारे में कुछ पढ़ा था। हाँ, जीनिया एक दिलचस्प घटना है। इसमें परागकण लाने वाले नर पौधे का असर सीधे भ्रूणपोष के रंग या बनावट पर दिखता है। नर पौधे का असर भ्रूणपोष पर? हाँ, जैसे मक्के में अगर पीले दाने वाले पौधे पर किसी बैंगनी दाने वाले पौधे का पराग डाला जाए तो बनने वाले कुछ दानों का भ्रूणपोष और इस तरह पूरा दाना बैंगनी हो सकता है। अरे वाह! ये दिखाता है कि पराग का जीन सिर्फ भ्रूण ही नहीं, भ्रूणपोष को भी प्रभावित करता है। कभी-कभी भ्रूणपोष की सतह अजीब सी खुरदरी या चबाई हुई सी दिखती है, जैसे शरीफा अन्नोना में। इसे रूमिनेट भ्रूणपोष कहते हैं। रूमिनेट मतलब चबाया हुआ सा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये सब विविधता दिखाते हैं कि भ्रूण को पोषण देने के कितने अलग-अलग तरीके प्रकृति में विकसित हुए हैं। ठीक है, भ्रूण का खाना यानी भ्रूणपोष तैयार हो रहा है। अब खुद भ्रूण का क्या हाल है? वो कैसे विकसित होता है? भ्रूण का विकास, जिसे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट से शुरू होता है। ये प्रक्रिया भ्रूणकोश के उसी सिरे पर होती है जहां अंड कोशिका थी, यानी बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है। और ज्यादातर पौधों में जाइगोट तब तक इंतजार करता है जब तक थोड़ा भ्रूणपोष न बन जाए। ये प्रकृति की समझदारी है। पहले खाने का इंतजाम, फिर मेहमान का विकास। ये तो बिल्कुल सही रणनीति है। तो ये नन्हा जाइगोट कैसे एक पूरे भ्रूण में बदलता है? क्या द्विबीजपत्री यानी चना मटर और एक बीजपत्री यानी गेहूं मक्का पौधों में ये प्रक्रिया अलग होती है? हाँ, दोनों में भ्रूण के विकास का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हालांकि शुरुआती सिद्धांत वही है, कोशिका विभाजन और विभेदन। द्विबीजपत्री पौधों का अध्ययन मुख्य रूप से कैप्सिला शेफर्ड पर्स नाम के पौधे में किया गया है। कैप्सिला? हाँ, इसमें जाइगोट विभाजित होकर पहले दो कोशिकाएं बनाता है। एक निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल, जो भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलने में मदद करती है, और दूसरी भ्रूणीय कोशिका एम्ब्रियोनल सेल, जिससे मुख्य भ्रूण बनता है। और फिर ये भ्रूणीय कोशिका कैसे रूप लेती है? मैंने सुना है कि वो दिल के आकार का भी हो जाता है। बिल्कुल, वो भ्रूणीय कोशिका लगातार विभाजित होती है। पहले कोशिकाओं का एक गोला सा बनता है, जिसे ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं। गोलाकार। फिर धीरे धीरे उसमें खांच बनने से वो दिल के आकार का दिखता है, और फिर और विकसित होकर टॉर्पीडो शेप और फिर एक परिपक्व भ्रूण बनता है। दिल से टॉर्पीडो? हाँ, इस परिपक्व भ्रूण में मुख्य रूप से एक भ्रूणीय अक्ष होता है। इस अक्ष के ऊपरी सिरे पर प्रांकुर होता है, जिससे भविष्य में तना और पत्तियां बनेंगी। शूट सिस्टम? हाँ, और निचले सिरे पर मूलांकुर होता है, जिससे जड़ बनेगी। रूट सिस्टम? बिल्कुल। और हाँ, द्विबीजपत्री है तो इसमें दो बीजपत्र भी होते हैं, जो भोजन संचित कर सकते हैं या अंकुरण के समय भोजन को भ्रूण तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तो हुई द्विबीजपत्री ही बात। और एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है? उनमें तो एक ही बीजपत्र होता है। सही कहा। एक बीजपत्री जैसे घासें या मक्का में भ्रूण का विकास थोड़ा अलग होता है। इसमें भी जाइगोट विभाजित होता है, लेकिन यहाँ आमतौर पर एक ही बड़ा बीजपत्र बनता है, जिसे घासों में स्कूटुलम कहते हैं। स्कूटुलम? हाँ, यह बीजपत्र भ्रूणपोष से भोजन सोखकर भ्रूण को देता है। प्रांकुर और मूलांकुर इसमें भी होते हैं, लेकिन वे विशेष सुरक्षात्मक आवरणों से ढके रहते हैं। मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल होता है। कोलियोराइजा? हाँ, और प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल होता है। अंकुरण के समय यही प्रांकुर चोल मिट्टी से बाहर निकलता है। अच्छा, वो नुकीला हिस्सा जो घास में पहले निकलता है। हाँ, वही।
कभी कभी दूसरे बीजपत्र का एक छोटा सा अवशेष भी दिखता है, जिसे एपीब्लास्ट कहते हैं। तो मतलब लक्ष्य एक ही है, एक नन्हा पौधा तैयार करना, लेकिन रास्ते थोड़े अलग हैं। बिल्कुल, दोनों ही तरह के भ्रूण विकास के अंत में एक सुप्तावस्था में पड़ा नन्हा पौधा तैयार हो जाता है, जो बीज के अंदर सुरक्षित रहता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होने के लिए तैयार होता है। तो आज हमने पौधों में निषेचन के इस पूरे रोमांचक सफर को देखा, कैसे पराग और स्त्री केसर के बीच सही साथी की पहचान होती है, कैसे फूलों वाले पौधों में दोहरा निषेचन एक अनोखी और कुशल प्रक्रिया है, बहुत एफिशिएंट, और कैसे भ्रूणपोष अलग अलग स्वादों और रूपों में भ्रूण का पोषण करता है, और कैसे एक अकेली कोशिका यानी जाइगोट से धीरे धीरे एक जटिल भ्रूण का निर्माण होता है, चाहे वो द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री। वाकई ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। कमाल की बात यह है कि कितने सारे चरण, कितने सारे रासायनिक संकेत और कितनी सटीक टाइमिंग शामिल है एक छोटे से परागकण से एक जीवनक्षम बीज बनाने में। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद और खोज की जरूरत है। ये जो भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास है, इनके बीच इतना बढ़िया तालमेल कैसे रहता है? मतलब भ्रूण को कैसे पता चलता है कि खाना तैयार है, और भ्रूणपोष को कैसे पता चलता है कि अब कितना खाना बनाना है? हाँ, ये समन्वय वाकई अद्भुत है। और दूसरा ये कि क्यों अलग अलग पौधों ने भ्रूण और भ्रूणपोष बनाने के इतने अलग अलग तरीके विकसित किए? शायद इन सवालों के जवाब हमें पौधों के विकास और उनके अपने पर्यावरण के साथ, मतलब उनके अनुकूलन के बारे में और भी गहरी समझ दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आगे की खोज के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं।